गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी कंफर्म कर दीजिए जी, सब क्लियर है? एक बार ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी कंफर्म कर दीजिए। इज ऑल क्लियर? ओके, तो पैथोफिजियोलॉजी में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को एंटर कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। और इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, याद करने वाला पार्ट है। तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट वाला तो नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चंस यहाँ से जीपैट में बने हैं, तो इस टॉपिक्स को भी हमें क्या करना है, कवर करना है। ठीक है ना। अब जैसा कि नाम में ही क्लियर है कि सर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेटिव्स एजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशंस में पार्टिसिपेट होते हैं हमारी बॉडी के आयंस, उनका इम्बैलेंस होने के कारण कौन कौन से डिसऑर्डर होंगे, उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आज वाली इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि हमारा 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग क्या हो चुके हैं सर, एंटर हो चुके हैं जी। क्या कह रहा है जी, केमिकल्स इन ब्लड स्ट्रीम दैट रेगुलेट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, तो वो केमिकल जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करने में, यानी उनको प्रोसीड कराने में, उनको मेंटेन रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इट मे बी कटायंस एंड अनायन। सर इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं, कटायन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, अनायन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। यानी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो सर कटायन भी हो सकता है और अनायन भी हो सकते हैं। कुछ कटायंस के एग्जांपल है जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन्स, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना। कुछ अनायंस है लाइक क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये कटायंस और अनायंस हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्लियर। एक तो जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज है, आपने पढ़ा होगा कि सर ये नॉर्मल सेल है, सपोज दैट कि सर ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल के अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। बाहर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इस सेल को आप क्या कहते हो, तो सर पोलराइज्ड सेल। इसे आप क्या कहते हो कि सर कैसा है, सेल पोलराइज्ड है। और पोलराइज्ड सेल का मतलब क्या है कि वो सेल जिसके अंदर रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप हो, यानी इस सेल के अंदर कौन सा पोटेंशियल है, रेस्टिंग पोटेंशियल। ये आपने पढ़ा होगा। आपने इसके बाद क्या डिस्कस किया होगा कि सर जैसे ही कोई आयंस, जैसे मान लो ये नॉर्मल कंडीशन, ये कब डेवलप होता है, जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है, मतलब रेस्टिंग के लिए ये डेवलप होता है। अभी आप 2 घंटे 3 घंटे पहले सो रहे थे, इसका मतलब आपके ब्रेन सेल के अंदर में क्या था, नेगेटिव चार्ज था, और ब्रेन सेल के बाहर तो पॉजिटिव चार्ज, मतलब हर जगह पॉजिटिव चार्ज, बाहर तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहेगा, अंदर कौन सा चार्ज है इससे मैटर करता है। तो अभी 2-3 घंटे पहले आप सो रहे थे तो क्या था भाई, तो सर अंदर नेगेटिव चार्ज था। अंदर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, तो सर आपने पढ़ा होगा कि गावा रिसेप्टर है, गावा एक्टिवेट हुआ। गावा कितने टाइप्स का आपने पढ़ा होगा, तो 2 टाइप का पढ़ा होगा ना, एक गावा ए और गावा बी। गावा ए क्या करता है, तो सर गावा ए क्लोराइड की एंट्री करवाएगा। क्लोराइड बताओ कौन सा है जी, अनायन है, यानी नेगेटिव चार्ज है। जब क्लोराइड अंदर आएगा तो नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, तो क्या होगा भाई, रेस्टिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। साथ ही साथ में गावा बी क्या करता है, तो सर यहां से पोटासियम को बाहर करता है। पोटासियम बाहर जाएगा तो क्या बाहर लेकर के जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, हमें क्या आएगी, रेस्टिंग पोटेंशियल। यही है, ये आयंस का रोल है। ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये हमारी बॉडी में इन फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अब सुबह सुबह हो गया, अब आप जाग गए, सर अब क्या हो रहा होगा, तो सिंपल सा आपने पढ़ा होगा कि सर अब अगर हमें काम करना है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज लाना होगा। जब अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो सर सेल को क्या बोलोगे आप, डीपोलर सेल या डीपोलराइज्ड सेल। इस सेल को आप क्या कहोगे भाई, डीपोलराइज्ड सेल, क्योंकि अंदर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। और डीपोलराइज्ड सेल का मतलब क्या हो गया जी, एक्शन पोटेंशियल। इसके अंदर कौन सी पोटेंसी डेवलप हो जाएगी, एक्शन पोटेंसी, यानी काम करने की क्या डेवलप हो गया, पोटेंसी। यानी अभी आप जाग रहे हो, आपका ब्रेन अभी जाग रहा है, तो ब्रेन सेल के अंदर में क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज। या किसी भी सेल के अंदर में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो काम करेगा, और सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो आराम करेगा। सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज तो आराम करेगा, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो काम करेगा।
अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, तो सर या तो सोडियम की एंट्री हुई होगी, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, सर या तो कैल्शियम की एंट्री हुई होगी, सर कैल्शियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जब अंदर आएंगे तो हमारे अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, हमारे अंदर काम करने की पोटेंशियल डेवलप होगी। सेल अपना फंक्शन कब कॉज करेगा, सब कब शो करेगा या कब प्रोसीड करेगा, जब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव या ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में। एक तो मैंने ये कॉमन पॉइंट बताया कि पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन एक तो कॉमन पॉइंट है, इसके अलावा बहुत सारे सर कैल्शियम है या फॉस्फेट है या हमारे बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है या हमारे टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फॉस्फेट आगे जाकर के न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो हमारी बॉडीज में है, उन फंक्शंस को रेगुलेट कौन करता है, तो सर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये जो आयंस हैं, चाहे वो कटायन हो चाहे अनायन हो, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और अगर इन्हीं का इम्बैलेंस हो जाए, अगर ये इम्बैलेंस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, डिजीज हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा जो इनसे रिलेटेड होंगे। रेस्टिंग मतलब हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमम रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। हाँ हो रहा है धर्मेंद्र, सबका मैसेज हो रहा है, लेकिन जब गौतम सर देखेंगे तब तो आपका मैसेज पढ़ेंगे, तो जब मैं देखूं तब मैसेज कीजिएगा, बाकी मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं फिर मैसेज कीजिएगा तो कहां से शो होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या करा है, इफ द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी इज अब नॉर्मल कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर हमारी बॉडी में क्या हो जाए भाई, क्या अब नॉर्मल हो जाए भाई, तो सर जब हमारी बॉडी में लेवल अब नॉर्मल हो जाए इन आयंस का, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है। अब आते हैं सर कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी के अंदर में जो फ्लूइड है उनकी कंपोजिशन क्या है, टोटल बॉडी फ्लूइड 60% ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है ना। हमारी बॉडी वेट का जो भी है लगभग 60% के आसपास जो होता है वो फ्लूइड होता है जी। उसमें कुछ इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आपको साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म जो है वो इंट्रासेलुलर में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं कि सर इंट्रासेलुलर फ्लूइड कौन कौन से हैं। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आप साइटोप्लाज्म को या प्रोटोप्लाज्म को कंसीडर कर सकते हैं। ये सर हमारा क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है सर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बताइए, बताया हूं इन्फ्लामेशन वाले कंसेप्ट में, अभी मत कमेंट करो ना, यहां पर फोकस करिए। इंटरस्टिशियल फ्लूइड अपन इन्फ्लामेशन में पढ़े हैं, कहां पे प्रेजेंट था, तो मैंने आपको क्लियर किया था कि जो स्ट्रोमल सेल है या जो पैरेन्काइमल सेल है और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, इनके बीच में जो फ्लूइड है वो क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, 15%, यानी हमारी टोटल वेट का 15% जो होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है, तो सर ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड वेसल्स और हमारे जो स्ट्रोमल सेल है पैरेन्काइमल सेल है इनके बीच में, यही था ना। दूसरा जी ट्रांस सेलुलर फ्लूइड, एग्जाम्पल गलत दिया गया है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड का। ट्रांस सेलुलर फ्लूइड का एग्जाम्पल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, CSF, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या होते हैं, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आपको पता है कि सर जो हमारी लाइनिंग होती है सेल की या न्यूरॉन्स की लाइनिंग होती है या कहीं पर भी एक जो हमारा स्किन की लाइनिंग है उसके ऊपर जो फ्लूइड अवेलेबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसका बेस्ट एग्जांपल है, CSF। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो जरूर सुना होगा आपने। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड है, ये भी सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। और आपका इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो कि आपके वास्कुलर यानी ब्लड वेसल्स के अंदर में है, इसमें आप प्लाज्मा को कंसीडर कर सकते हैं, इसमें आप प्लाज्मा को कंसीडर कर सकते हैं जो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर में है, ब्लड के अंदर में है, वो क्या कहलाएगा, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कहलाएगा। तो सुनिए कितने टाइप्स के फ्लूइड है अपनी बॉडी में, टोटल बॉडी वेट का कितना फ्लूइड होता है, अराउंड 60%, ठीक है ना। उसमें भी सर क्या होते हैं, तो दो तरह के होते हैं कि इंट्रासेलुलर है कि एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर में साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, एक्स्ट्रा सेलुलर में इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके अलावा आपका ट्रांसडर्मल जो आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड है और इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है। तो इंटरस्टिशियल, ट्रांससेलुलर और आपका इंट्रावास्कुलर, ये तीन फ्लूइड होते हैं। एग्जांपल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपको 15% टोटल बॉडी वेट मिलेगा, बाकी इन दोनों का रेंज वेरी करता है, किसका भाई, ट्रांससेलुलर का और आपका
इंट्रावास्कुलर का। ये आपका क्या है जी? तो सर ये हमारी बॉडी का फ्लूइड है, और इन्हीं फ्लूइड्स में इन आयंस का क्या होना है? रेगुलेशन होना है। इन आयंस की जो प्रेजेंस है वो इन्हीं फ्लूइड में होना है, ठीक है ना। इन्हीं फ्लूइड्स के माध्यम से या इन्हीं के मीडियम से आपके सेल के अंदर में या सेल के बाहर ये इनफ्लक्स या तो इफ्लक्स होने होंगे यहां पर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट? हाँ वाटर भी हो सकते हैं ना, बिल्कुल। प्लाज्मा में क्या है जी? प्लाज्मा में क्या नाम है आपका? तानिया चौरसिया। प्लाज्मा में क्या है? 90 to 92%, 92% के अराउंड तो वाटर ही है ना प्लाज्मा में। तो जब हम प्लाज्मा को यहां पर इंट्रावास्कुलर में कंसीडर कर ले, इट मींस वाटर कंसीडर हो गया ना। ऐसा तो है नहीं कि वाटर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? इंटरस्टिशियल फ्लूइड का काम क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? तो जितने भी इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, आयंस हैं, उनको वो क्या करेंगे? वहां पर स्टोर करेंगे, वहां रिलीज करेंगे, और क्या करेंगे? एज अ मीडिएटर, मिडिल मैन के रूप में क्या करेंगे? काम करेंगे। मैंने बताया था इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मैंने आपको बताया था ना कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो मिडिल मैन के रूप में काम करता है। कितने ब्लड से कंपोनेंट को रिलीज करवाना है सेल के अंदर, वो कौन डिसाइड करेगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड डिसाइड करेगा। या मान लो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर अगर आपके पैरेन्काइमल सेल ने या स्ट्रोमल सेल ने रिलीज किया, वो कहां जाएंगे? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएंगे। ट्रांससेलुलर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना, सेल की लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लियर? हाँ तो कर सकते, जरूरी नहीं। अब जैसे मान लो मैंने सीएसएफ बोल दिया कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ट्रांससेलुलर है, तो सर आपने ब्रेन नहीं बताया। एक आ रहा है, किनका नाम है? रोशन का, कि सर आप ब्रेन नहीं बता रहे हैं, केवल बता रहे हैं सीएसएफ। तो सीएसएफ है कहां मेरे दोस्त? सीएसएफ कहां पर प्रेजेंट है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है कहां पे प्रेजेंट? जरूरी नहीं है ना कि मतलब ए फॉर एप्पल तो फिर ए से और कोई चीज याद कर। सर आपने ए फॉर एप्पल ही केवल बताया है, ए से और कुछ नहीं बताया है, ऐसा भी बताना पड़ेगा क्या? क्यों? इंट्रा और एक्स्ट्रा में कंफ्यूजन रहती है। इंट्रा मतलब सेल के अंदर पवन, और एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर, है ना। इंट्रा मतलब सेल के अंदर और एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर, ठीक है ना। हाँ जी ज्योति, आ सकते हैं, बिल्कुल। जो लाइनिंग पे प्रेजेंट है ना वो ट्रांससेलुलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और सीएसएफ जहां जहां होगा वो सब कंसीडर किए जाएंगे भाई। चलो ऑस्मोसिस पे आ जाए। अरे बहुत छोटा सा टॉपिक है और कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, याद याद करने वाला ही पार्ट आएगा अभी। ऑस्मोसिस क्या होता है सर? तो मूवमेंट ऑफ लिक्विड ना, क्या भाई? लिक्विड का मूवमेंट क्या होता है? कहां से? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लिक्विड का मूवमेंट जो हो वो कैसे हो? तो सर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कैसे भाई? तो सर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यही ना, यही क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या होता है? डिफ्यूजन में भी मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की रिक्वायरमेंट डिफ्यूजन में नहीं होता है। डिफ्यूजन में एक और पॉइंट है कि सर सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट में अगर मैटर हो तो किसी का भी ट्रांसमिट हो सकता है। कोई भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता। ऑस्मोसिस में गैसियस कंपोनेंट का
सॉलिड कंपोनेंट का नहीं होता है ट्रांसपोर्ट, किसका होता है, केवल और केवल लिक्विड का होता है, जो लिक्विड स्टेट में है उन्हीं का होता है। और किसके थ्रू होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होगा। सुमन दास सर, लो टू हाई होता है ऑस्मोसिस। विपिन यादव, लो टू हाई होता है ऑस्मोसिस। वाह, ऑस्मोसिस लो टू हाई होता है। सच बता रहा हूं यार, सही में, मतलब ये स्क्रीनशॉट अगर मैं भेज दूं ना फिर पीयूष सर को या अभिषेक सर को, तो जो समझावन लाल वो लेकर के आते हैं ना, वो घर पे पहुंच जाएंगे समझावन लाल को लेकर के। सही बता रहा हूं मैं, बैक में लिखा हुआ है सर, इसीलिए तो बोलता हूं आनंद, इसीलिए तो बोलता हूं, सब बोल रहे हो सर स्लाइड में दिया गया है, स्लाइड में दिया गया है, इसलिए बोलता हूं कि पढ़ो नहीं, सुनो पहले, एक बार में एक ही काम करो। इंस्टाग्राम नहीं है कि सुन भी लेंगे, देख लेंगे भी और कम भी काम भी कर लेंगे। ये पढ़ाई है, इंस्टाग्राम और रील्स नहीं देख रहे हो तुम। एक बार में एक चीज पर फोकस कीजिए, यही तो आपकी कमजोरी रही है हमेशा से जीवन भर, है ना, यही कमजोरी रही है। या तो सुन लो और या तो लिख लो और या तो पढ़ लो। पढ़ाई अलग है, लिखाई अलग है, सुनाई अलग है जी। एक बार में ब्रेन को एक जगह कांस्टेंट रखो, उसके बाद देखिए जो आप बोलते हो ना बीमारी भूलने की, कि भूल जाते हैं, वो बीमारी दूर हो जाएगी जब एक बार में एक काम करोगे। क्या दिया गया है भाई, दिया गया है लो सॉल्यूट, देखिए यहां पर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं। पहले पूरी कंसेप्ट पर तो आने दो, बस दे दनादन दे दनादन दे दनादन, मैसेज मैसेज मैसेज। अरे सर मेरे तो हाथ बहुत अच्छे हैं और मैसेज भेज रहे हैं। क्या कह रहा हूं कि सर मूवमेंट ऑफ लिक्विड, ओनली लिक्विड, मैं अभी सॉल्यूट को लाया ही नहीं हूं। ये बताओ यार, ये एक टैंक है, ये एक टैंक है, बताओ मैंने ये प्योर वाटर डाल दिया, ये प्योर वाटर डाल दिया, मान लो ये प्योर वाटर है सर, यानी लिक्विड है सर प्योर, ठीक है ना। अब बताओ भाई, यहां पर सर वाटर भी है और इसमें सर हमने सॉल्यूट डाल दिया है, इसमें मिट्टी डाल दिया हमने, क्या डाल दिया भाई, सॉइल डाल दिया है, सॉल्यूट भी डाल दिया है सर, सॉल्यूट डाल दिया है। ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन सर ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर है सर, और इसमें ये फुल वाटर है प्योर, और इसमें सर हाफ हाफ वाटर है सर, दोनों के बीच में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। बताओ हाई कंसंट्रेशन लिक्विड कहां पर है, इसमें लिक्विड है, केवल लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, कंसंट्रेशन वो वाला कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि हाउ मच सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं उसके बारे में बोल ही नहीं रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर हाई कंसंट्रेशन यहां पर सर क्या है, वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन लिक्विड है, बताओ ये मूवमेंट अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। हुआ मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब बताओ इस कंडीशन में सॉल्यूट किधर है ज्यादा, इधर सर सॉल्यूट क्या है, तो सर इसमें सॉल्यूट कम है, प्योर वाटर हमने लिया है सर, प्योर लिक्विड लिया है, तो सॉल्यूट इसमें क्या हो गया, कम हो गया सर, इसमें सॉल्यूट हमने ऐड किया है तो सर यहां सॉल्यूट ज्यादा हुआ। अब बताओ ऑस्मोसिस क्या होगा, तो सर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, सर लो
solute concentration to high solute concentration, that is the osmosis. मैं अभी लिक्विड पे हूं, पहले सीढ़ी पे रखा हूं, आप आगे सीढ़ी पे पहुंच चुके हो और बस मैसेज करना शुरू कर दिए। मैं कहानी पीछे से शुरू कर रहा था कि एक इंसिडेंस क्रिएट करके उसको हमेशा हमेशा के लिए क्या कर रहे हो आप लोग? हैं? तो सॉलिड का होगा, अरे भाई हे भगवान, ऑस्मोसिस ओनली लिक्विड का होता है। याद रखिए, जहां सॉल्यूट जहां सॉलिड, याद रखिएगा। ऑस्मो रेगुलेशंस में हम वाटर को रेगुलेट करते हैं या नहीं करते हैं? डायरेटिक्स में आ जाइए, डायरेटिक्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा ना भाई, नेफ्रॉन्स याद किए होंगे ना, पीसीटी, लूप ऑफ एनल्टीसिटी और आपका कलेक्टिंग डक्ट। मूवमेंट किसका होता है दोस्त? किसका होता है? सॉल्वेंट रेगुलेट होगा, सॉल्वेंट होंगे, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। वाह, क्लास 9th के बच्चे से भी अगर पूछोगे ना, तुम्हारे आसपास पड़ोस में क्लास 9th का कोई बच्चा होगा ना, उससे पूछ लेना एक बार ऑस्मोसिस, मेरे से बेहतर तरीके से वो आपको पढ़ा देगा, मेरे से बेहतर तरीके का 9th वालों से पूछ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ा देगा और जीवन भर के लिए आपका कंसेप्ट दूर हो जाएगा। यानी अभी आपने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को साइमल्टेनियस नहीं पढ़ा है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन पढ़ लिए होगे, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस सब पढ़ लिए होगे। चलिए छोड़िए। इन ऑस्मोसिस फ्लूइड शिफ्ट थ्रू द membrane from the region of low solute concentration to the region of high solute concentration। solute की बात हो रही है। शिफ्टिंग किसकी होनी है? शिफ्टिंग किसकी होनी है? शिफ्टिंग किसकी होनी है? कौन मूव करके जाएगा? फ्लूइड जाएगा सर। जब तक वो सॉल्यूशन न बन जाए। हाइपोवॉल्यूमिया, वॉल्यूम की कमी होना, हाइपर वॉल्यूमिया, वॉल्यूम का लेवल हाई होना। ठीक है ना? क्लियर हो गया? याद नहीं रहता तो पढ़ोगे समय पर, जब सुनने कहता हूं तो सुनोगे नहीं और उसके बाद कहोगे सर याद नहीं रहता। एक बार में ना बेटा एक ही काम होता है। इसलिए देखो, मैं पढ़ाने के टाइम पे मैं पढ़ाता हूं और फिर कमेंट लेने के टाइम पे कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है ना? और आप पढ़ते भी हो और कमेंट भी करते हो, सुनते भी हो, देखते भी हो, लिखते भी हो और कमेंट भी करते हो, तो कहां से दिमाग काम करेगा? ठीक है? क्लियर? चलिए आगे आते हैं। अरे बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था, छोटा सा ही था, बस आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। सही रास्ते पे ले आए आप। सॉल्यूट ना करके मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा था, लिक्विड की बात कर रहा था, आप सॉल्यूट की बात कर रहे थे। ठीक है ना? अब देखिए भाई, इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल वैल्यू किस में दिया गया है? तो मिली इक्विवेलेंट लीटर, मिली इक्विवेलेंट लीटर में दिया गया है। ठीक है ना? याद रखिएगा। कौन कौन से आयन है? तो फर्स्ट आयन कैल्शियम हमारी बॉडी में कितना होता है? 4.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट लीटर में दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा जो रेंज दिया गया है। काम क्या करेगा कैल्शियम? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जब कैल्शियम अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा भाई? हाइपर डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन होगा तो मसल्स क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए सर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। अरे भाई, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट ही करवाते हो ना, ताकि ब्लड पंप हो जाए, है ना? सोडियम पोटेशियम एटीपेज को टारगेट करके। कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। सर कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ का मेजर कंपोनेंट है जी। अगर डिसऑर्डर की बात की जाए, कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया। और अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाए तो सर हाइपोकैल्सीमिया। अब आता है कि सर डिसऑर्डर है हाइपर कैल्सीमिया, रीजन क्या है? तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म।
पैराथॉर्मोन आपने पढ़ा होगा, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन। अब कमेंट मत करो, यहां पर फोकस करो, ठीक है ना, हो गया सॉरी वगैरह कोई ये रहने दीजिए, आगे आइए, अब बढ़िए, मूव ऑन तुरंत। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आपने पढ़ा होगा, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है। पैराथॉर्मोन क्या करेंगे, हाइपर कैल्सीमिया कॉज करेंगे ब्लड में, बोन्स से कैल्शियम को क्या करते हैं, किडनी से कैल्शियम को वापस रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में ले आते हैं, जिससे बोन्स क्या हो जाता, फ्रजाइल हो जाता, वीक हो जाता, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं पैराथॉर्मोन के कारण। और कैल्सिटोनिन उन्हीं कैल्शियम को ब्लड से कहां पर वापस भेज देते हैं, बोन्स के अंदर भेज देते हैं या किडनी के रास्ते से बाहर कर देते हैं। तो कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन दोनों के फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हैं दोनों, एक बढ़ाएगा एक कम करेगा। तो हाइपर कैल्सीमिया कौन कॉज करेगा, पैराथॉर्मोन। यानी अगर पैराथॉर्मोन आपके ब्लड में ज्यादा हो गया है तो एक्सेसिव यूज ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट, अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा पर्सन एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम को यूज करता है या सप्लीमेंट लेता है, कैल्शियम का सप्लीमेंट या विटामिन डी सप्लीमेंट अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो उस केस में भी आपको हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है जी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हाइपोकैल्सीमिया। नेचुरल एजिंग, जैसे जैसे आपका एज होते जाएगा कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। किडनी फेलियर, यानी अगर आपको किडनी में प्रॉब्लम है तब भी हो सकता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, यानी पैराथॉर्मोन आपकी कम हो जाए तब भी आपको हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी होगी तब भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हार्मोन्स में आपने पढ़ा होगा। और हाइपोकैल्सीमिया में एक और है कैल्सिटोनिन, ये भी ऐड कर लीजिएगा। कैल्सिटोनिन का लेवल अगर ज्यादा हो जाएगा, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तब भी आपको हाइपोकैल्सीमिया हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर, सेकंड हमारे पास आयंस कौन सा है भाई, इलेक्ट्रोलाइट क्लोराइड है। 9.7 टू 10.7, वही आपको नॉर्मल वैल्यू वही मिली इक्विवेलेंट टू लीटर आपको याद रखना है, पर लीटर मतलब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, सर क्लोराइड का काम क्या है, तो बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है, ठीक है ना। हाइपर क्लोरीमिया, अगर क्लोराइड का लेवल इंक्रीज हो गया, हाइपोक्लोरीमी यानी कि सर क्लोराइड का लेवल डिक्रीज हो गया। हाइपरक्लोरीमिया सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर क्लोराइड का लेवल ज्यादा है बॉडी में तो सर डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना, वाटर का लॉस ज्यादा होगा। किडनी फेलियर हो सकते हैं और डायलिसिस हो सकता है आपको, मतलब डायलिसिस आपको कराना पड़ेगा। हाइपोक्लोरीमिक की अगर मैं बात करूं, यानी क्लोराइड का लेवल कम होगा तो डिक्रीज इन सोडियम एंड पोटासियम। उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर सोडियम कम होगा या पोटासियम कम होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सर मोस्टली क्लोराइड जो होते हैं वो सोडियम के साथ होते हैं और या तो वो पोटासियम के साथ होते हैं यही होते हैं ना। तो अगर आपकी बॉडी में सोडियम और पोटासियम की कमी है तब भी आपको हाइपोक्लोरीमिया हो सकता है। क्लोराइड आयंस की कमी कब हो सकती है, जब आपके अंदर में सोडियम और पोटासियम की कमी है। अगर आपका किडनी फेल है, डायलिसिस है या सीवियर डिहाइड्रेशन है, उन कारण से आपको क्या हो सकता है, हाइपरक्लोरीमिया हो सकता है। क्लियर हो गया। तो ये दो आयन सभी कंप्लीट हुए, याद ही करने वाला पॉइंट है और बहुत कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। मॉड्यूल्स में ही लिखा है सॉल्यूट कंसंट्रेशन, कोई बात नहीं नेहा गुप्ता, अपन अब उससे आगे बढ़ चुके हैं। मैंने लिक्विड 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 बोल रहा था, मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा था, आप लोग सॉल्यूट की बात कर रहे थे, और कुछ भी नहीं, खत्म हो गया ऑस्मोसिस, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। हालांकि यही होता है, फ्लूइड जब मूव कर रहा है तो बात फ्लूइड की होगी ना कि सॉल्यूट की हो, जब सॉल्वेंट मूव कर रहा है तो बात सॉल्वेंट की होगी ना कि सॉल्यूट की होगी, ठीक है। डेफिनेशंस दोनों वही है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। क्योंकि जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी कंपोनेंट आइदर सॉलिड लिक्विड और गैस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन रीजन। तो उसमें कंसंट्रेशन का मतलब कुछ फिर आपका गैसियस कंसंट्रेशन हो, लिक्विड में लिक्विड का कंसंट्रेशन हो या सॉलिड में सॉलिड का कंसंट्रेशन हो, वो मूवमेंट हाई टू लो कंसंट्रेशन करेगा। जैसे अंदर परफ्यूम है, परफ्यूम जैसे मान लो ड्यूडरेंट है, ड्यूडरेंट में सर क्या है, तो सर प्रोपेलेंट आपने यूज कर रखा है, गैस है ना, आप उसको प्रेस करोगे तो वो गैस ऑटोमेटिक क्या हो गया, बाहर आ गया। क्लियर हो गया। तो इसमें कंसंट्रेशन किसकी हो रही थी, गैस की। डिफ्यूजन के केस में ऐसा होता है। और जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस स्पेशली सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम सॉल्वेंट की बात करते हैं। जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा और जिधर सॉल्वेंट कम होंगे मूवमेंट वहीं पर हो जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था।
ठीक है, इसीलिए बोलता हूं समझ करके, रट करके नहीं पढ़िए, ठीक है ना। जब आप समझ करके पढ़ेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट मूवमेंट होना है। आप समझ करके पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट मूवमेंट होना है। लेकिन रट करके पढ़ लोगे और देख लिए स्लाइड पे और रटा हुआ ज्ञान है कि लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट, लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट, और रट करके आप चले गए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, घूम करके आ गए सेंटर से, क्वेश्चन घुमा दिया, बस सेंटर पे गए और घूम करके आ गए कि अगले साल वापस आएंगे प्रभु एग्जाम देने के लिए, अगर सब कुछ सही रहा तो क्वेश्चन घुमाएगा, घूम करके आ जाओगे आप वापस, क्योंकि आपने रट करके गए हो। लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट, लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट, सर दिया है मॉड्यूल में, दिया है स्लाइड में। अरे दोस्त समझो भी तो वो कहना क्या चाहता है, उसके कंसेप्ट भी तो समझो। यही तो मैं बार बार कहता हूं कि कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, याद करने पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करो। कंसेप्ट आपका सही होगा, आप आगे जाकर के रिसर्च भी करोगे। कंसेप्ट सही होगा तो आप आगे जाकर के ना क्वेश्चन किसी भी लेवल का आएगा तो आप उसको टैकल कर लोगे। और अगर केवल रट करके जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे, अच्छे रैंक भी ले आओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं ले आओगे, लेकिन जो आत्मसंतुष्टि रहेगी ना कि कभी कंसेप्ट आ गया तो फिर भूल जाओगे। फिर लगेगा कि अरे यार मैं तो टॉपर हूं, मैं टॉप किया हूं, डीआई में मैं टॉप किया हूं, फार्मासिस्ट में मैं टॉप किया हूं, जीपेट में, नाइपर में, लेकिन यार ये वाला कंसेप्ट तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं जीवन में। तो वो कहीं ना कहीं एक रहेगी। हाँ, आगे जाकर के आप कवर कर लोगे, लेकिन अभी से करते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मेरा हमेशा फोकस रहता है कंसेप्ट पे काम करने का, एक बेस क्लियर होना। बेस क्लियर है तो सब क्लियर है, बेस क्लियर नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम सफल नहीं होंगे या हमारा रिजल्ट रुक जाएगा सर उसके चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका रिजल्ट, आपका फ्यूचर बहुत बेहतरीन रहने वाला है, ठीक है ना। काफी मेहनती लोग आप लोग हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन बस एक है ना जो मुझे चाहिए, सबका अपना अपना होता है। मुझे जिस लेवल का मेहनत या जो एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, आपके कमेंट से, जब मैं डाउट पूछता हूँ कि कोई डाउट है तो डाउट में पता नहीं कुछ और ही आता है, सर वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं हो रहा है, सर वो शो नहीं हो रहा है। अरे डाउट पूछिए, डाउट का मतलब डाउट होता है। कभी कभी तो ये होता है सर पूरा रिवाइज कर दो एक बार और, ये भी डाउट में आ गया। ये मुझे लगता है कि कब से ये डाउट में आ गया भाई कि पूरा रिवाइज कर दो एक बार। ये डाउट है। डाउट का मतलब होता है कि सर हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, आपने ये स्लाइड हमें पढ़ाया, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम वहां पर परेशान हो रहे हैं सर, ये डाउट होता है। डाउट भी नहीं आता है पूछने, डाउट भी कहते हैं पूरा रिवाइज करा दो, जिसने आपने पढ़ाया पूरा रिवाइज करा दो, ये डाउट होता है क्या? मैं रिकवरी क्लासेस नहीं ले रहा हूं ना, रिकवरी क्लासेस अलग होती है कि हाँ सर जिसका छूट गया तो उसकी रिकवरी क्लासेस लगा दीजिए, रिकवरी क्लासेस उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ डाउट के नाम पर पता नहीं क्या क्या पूछ दिया जाता है। डाउट पूछूंगा तो बोलेंगे सर सुबह में क्लास नहीं लो, शाम में क्लास लो। ये डाउट है क्या? ये डाउट है क्या? सजेशन नहीं पूछ रहा हूँ, डाउट पूछ रहा हूं। तो ये सब चीजें थोड़ी सी, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, यहाँ के बाद आप नाइपर में जाओगे, अच्छे जगह जाओगे, अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाओगे, अच्छे प्रोफेसर के सामने आप फेस करोगे, और यही चीजें वहां पर रहेगी तो फिर क्या ही मतलब। फिर कहेंगे अरे यार ये क्या प्रोफेशन है फार्मा यार, हम अपनी प्रोफेशन को उस लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, बिल्कुल डाउन करते जा रहे हैं, क्या मतलब है? उस लेवल का होना तो चाहिए कि हाँ ये बच्चे आए हैं, इनको सारी चीजें क्लियर है ना। तो ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरा रहता है, और मुझे पता है कि भाई जुडिशियन हमेशा अपर ही है, ऊपर में ही है, और आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है, ठीक है ना। फिर नहीं सिलेक्शन होगा तो हम लोग किस काम के हैं यार, हमारी टीम काम क्या कर रही है जब आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। सिलेक्शन तो करवाना ही है, सिलेक्शन तो देना ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जहां कंसेप्ट हो वहां कंसेप्ट पे। अब यहां पर मैंने आज पहले ही बता दिया कि सर कोई कंसेप्ट नहीं है, याद करने वाला पार्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि कंसेप्ट है नहीं बहुत ज्यादा, तो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं कि नहीं है कंसेप्ट, नहीं है तो याद करवा दो, ठीक है ना। लेकिन जहां कंसेप्ट है वहां पर अप्लाई करो, ठीक है। चलिए, मैग्नीशियम 3.5 टू 5.3 वही मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपका रहेगा।
क्या कहता है सर? फंक्शन हार्ट रिदम को मेंटेन करता है और नर्व फंक्शन के लिए जाना जाता है। न्यूरॉन्स के जो फंक्शन होते हैं उसमें इनका रोल होता है और हार्ट फंक्शन में भी इनका, हार्ट के रिदम में इनका रोल होता है। अगर हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाए, यानी मैग्नीशियम का लेवल ब्लड में कम, तो सर एडिशन डिजीज और एंड स्टेज किडनी डिजीज हो सकता है। अंत वाले स्टेज में किडनी भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। हाइपर मैग्नीसीमिया में होगा जी, ठीक है ना। हाइपोगन मैग्नीसीमिया अल्कोहलिक यूज डिसऑर्डर है, माल न्यूट्रिशन हो सकते हैं, माल एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कुपोषण वगैरह हो सकता है हाइपोमैग्नीसीमिया में, ठीक है ना। तो ऊपर वाला हाइपर कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक से हाइपो दिया गया है। पोटासियम 1.5 to 2.5 हार्ट, नर्व एंड मसल्स फंक्शंस को रेगुलेट करता है। हाइपर कैलीमिया होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन, किडनी फेलियर एंड सीवियर एसिडोसिस हो सकते हैं। हाइपोकैलीमिया होगा, सीवियर वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डायबिटिक्स भी देखने को मिल सकते हैं सर। सोडियम का ये लेवल दिया गया है 136 to 145, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, रेगुलेट नर्व फंक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इनका रोल होगा। हाइपरनाइट्रीमिया यानी सोडियम का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होना, एक्सेसिव सोडियम इनटेक, ज्यादा सोडियम इनटेक करेंगे तब देखने को मिलेगा। इनएडिक्वेट वाटर इनटेक, अगर कम आप लेते हैं या ज्यादा लेते हैं, एक्सेसिव लेते हैं, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, इन सब चीजों में आपको क्या हो जाएगा? हाइपरनाइट्रीमिया हो जाएगा जी। या हाइपोनाइट्रीमिया कब होगा? एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आता है उस केस में। पुअर न्यूट्रिशन आपका है, अल्कोहल यूज अगर आप करते हैं, ओवर हाइड्रेशन आपका है, इन सब केसेस में आपको हाइपोनाइट्रीमिया हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आयंस है और आयंस के रूल्स, और हाइपर होगा तो क्या होगा, हाइपो होगा तो क्या होगा, ये एक छोटा सा पॉइंट है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आने वाले हैं, दैट इज द एसिड बेस बैलेंस। बहुत सारे ड्रग में आपने पढ़ा होगा कि सर एसिडोसिस कॉज करता है, अल्कलोसिस कॉज करता है। एसिडिक ड्रग जो होता है वो सर एसिडिक पीएच पर अब्जॉर्ब होता है, बेसिक ड्रग जो होता है वो बेसिक पीएच पर अब्जॉर्ब होता है। एसिडिक ड्रग जो होता है सर वो बेसिक मीडियम से एक्सक्रीट आउट होता है, और बेसिक ड्रग जो होता है वो एसिडिक मीडियम अगर मिले तो इजिली एक्सक्रीट आउट हो सकता है। ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ कर लीजिए एक बार नितेश, अगर लगता है तो वैल्यू को याद कर लीजिए, है ना। हाँ, कॉर्टिकॉइड्स का लेवल उससे हम कर सकते हैं, हाइप जो एडिशन डिजीज है ना उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। लेवल पढ़ लीजिएगा, है ना। लेवल एक बार कोशिश कीजिएगा याद करने का, याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। नहीं तो फिर हाइपो के केस में क्या होगा और हाइपर के केस में क्या होगा, ये तो जरूर याद कर लीजिएगा, और इनके फंक्शंस क्या है, ठीक है। क्लियर। चलिए, सोडियम में क्या कंफ्यूजन है भाई, क्या कंफ्यूजन है? अरे पढ़े तो होगे भाई। एसिडोसिस बता दीजिए, अभी एसिडोसिस तो पढ़ेंगे ही ना, अभी बताएं कहाँ एसिडोसिस। एसिडोसिस पढ़ेंगे ना, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस, it is the condition characterized by an excess of H plus ions or less of base, that is the bicarbonate, in extracellular fluid in which the pH fall below 7.35। ठीक है, सुनिए, वैसे तो 7 जो पीएच होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे होना शुरू हो गया तो एसिडोसिस शुरू हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है सर, एसिडिक पीएच क्या होगा, बढ़ेगा, बेसिसिटी क्या होगा, कम होगा, H प्लस आयन, यही तो आगे जाकर के क्या करते हैं ऑप्टिकल कैनालिकुली में, पैराइटल सेल में, ऑक्जेंटिक सेल में, ऑक्जेंटिक ग्लैंड में, सॉरी, वैसे सेल भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑक्जेंटिक सेल ही आगे जाकर के ग्लैंड बनाता है, ग्रुप ऑफ ऑक्जेंटिक सेल ही, यानी ऑक्जेंटिक सेल को ही हम पैराइटल सेल कहते हैं, जहां पर आप लोगों ने HCl का प्रोडक्शन पढ़ा होगा।
ठीक है ना। तो वो सर क्या करेगा, एसिडोसिस कॉज करेगा। एल्कोलोसिस यानी अकर्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ H आयंस। H आयंस कम हो गया तो सर क्या हो जाएगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा भाई इससे ज्यादा। तो 7.35 से पीएच कम है, एसिडोसिस की ओर आप आ रहे हैं, और 7.45 से ऊपर है तो आप कहां जा रहे हैं, एल्कोलोसिस की ओर जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। डिहाइड्रेशन कैसे होगा, ये कह रहे हो ना। ऑस्मो रेगुलेशंस पढ़े हैं, ऑस्मो रेगुलेशंस पढ़े हैं। अगर ब्लड के अंदर में सोडियम का लेवल हाई होगा तो उन सोडियम्स को क्या ब्लड अपने पास रखेगा या ट्यूबुलर सिक्रीशंस के थ्रू उनको रिलीज करेगा, ये बता दीजिए। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये पहले बता दीजिए, पहले मुझे जो इनका ये डाउट था ना कि सर एक्सेसिव सोडियम हो जाएगा तो सर कैसे डिहाइड्रेशन होंगे। अगर हाइपर नाइट्रीमिया हो गया तो क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशंस के थ्रू उन इलेक्ट्रोलाइट्स को कहां पर भेजा जाएगा, ट्यूबुलर सिक्रीशंस के थ्रू। कहां लेकर के जाएंगे भाई, आपके नेफ्रॉन्स वाले सेल में। और जब सोडियम वहां जाएगा तो वाटर कहां पर अवेलेबल होगा, नेफ्रॉनिक सेल में। और जब वाटर अवेलेबल होगा वहां पर तो यूरिन का आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यूरिन का आउटपुट इंक्रीज होगा तो बॉडी से क्या होगा भाई, वाटर का लॉस्ट होगा या नहीं होगा। पहले एक का क्लियर कर दूं, ब्लड में आने लगेगा फ्लूइड, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड को आप क्या करोगे, हे मेरे दोस्त क्या बोलूं, मान लो सर ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में सोडियम का लेवल हाई है, ठीक है, ये सर नेफ्रॉन है। तो आप करोगे सर ये वाटर तो यहां आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन सर ये वाटर को बॉडी करेगा क्या, ऑस्मो रेगुलेशन नाम की भी तो एक चीज है ना। घर में आपको आपके थाली में खाना रख दिया गया, आप खाना खा लिए, फिर से खाना आ गया, तो फिर से दोबारा खा लोगे क्या, नहीं खाओगे ना, एक्सेसिव हो गया ना। सर इस कंडीशन में ये ब्लड वेसल्स क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशंस के थ्रू ये सोडियम कहां पर जाएंगे, नेफ्रॉनिक सेल में। जब सोडियम जाएंगे तो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो भी होगा वो भी कहां मूव करके आएगा, नेफ्रॉन में। और सर ये कलेक्टिंग फैक्टर के थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर होंगे। डिहाइड्रेशन हुआ ना। आप केवल एक पहलू सोच रहे हो, आप जो सोच रहे हो ना कि सर अगर ब्लड में सोडियम ज्यादा है तो ये वाटर तो सर सोडियम सोडियम के पास आ जाएगा, ये आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, एक कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हो केवल। लेकिन ये भी तो सोचो ना कि अगर हाइपर नाइट्रीमिया हो रखा है सर, सोडियम नॉर्मल नहीं है ब्लड वेसल्स में, सोडियम का लेवल हाई है ब्लड वेसल्स में, तो बॉडी आपको जब हाई लेवल होगी तो बॉडी उसको रखेगी क्या, टॉलरेट करेगी क्या। नॉर्मल लेवल पे अगर सोडियम होता, स्टूडेंट जिनका भी ये डाउट था, नॉर्मल लेवल पे अगर सोडियम होता तो सर हम मान सकते हैं कि ये वाटर को यहां से यहां लेकर के जाया जाएगा, ब्लड वेसल्स में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा वाटर को। लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट में अगर सोडियम है तो सर बॉडी क्यों टॉलरेट करेगा, वो तो कंडीशन अब नॉर्मल हो गया ना, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो गया ना। हाइपर हो या हाइपो हो, ये इंबैलेंस हो गया। हाइपर हो या हाइपो, दोनों इंबैलेंस है, दोनों में बॉडी अलर्ट मोड में आ जाएगा, बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो सर जैसे ही हाइपरनाइट्रीमिया हो जाएगा तो सर इस सोडियम को बॉडी यहां नहीं रखना चाहेगी ब्लड के अंदर में, उसको ठिकाने लगाएगी ना, उसको कहेगी ना कि इसको बाहर करो, ज्यादा हो गया है सोडियम का लेवल। तो सर बाहर करने का रास्ता क्या है आपका, या तो स्वेटिंग करा करके बाहर कर दीजिए, और या तो सर यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकालिए, करवाएंगे ना, नाइट्रियूरेसिस कहेंगे उसे, जब सोडियम का लेवल ज्यादा इंक्रीज होगा तो जब सोडियम यहां पर हाई होगा उस कंडीशन में बताओ ये सोडियम कहां जाएगा, नेफ्रॉन में, किडनी में। और जब किडनी में सोडियम जाएगा तो वाटर कहां पर जाएगा, किडनी में। तो सर वो वाटर का क्या होगा, लॉस्ट होगा, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। एक क्वेश्चन के अनेक पहलू होते हैं, कंसेप्ट के अनेक पहलू होते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों फीडबैक मैकेनिज्म से लेकर के चलिए बॉडी में।
बॉडी में दोनों मैकेनिज्म चलती है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी चलती है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी चलती है, और उन दोनों मैकेनिज्म से ही सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं हमारी बॉडी में प्रोसीड होते हैं। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो अंडरस्टूड है। अगर हाइपर होगा तो भी फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, अगर हाइपो होगा तो भी फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? एक पहलू पे आप दम बिल्कुल कंटिन्यूअसली वो मैसेज करते जा रहे थे, एक पहलू पे कि सर कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। उसको थोड़ा सा इसको लगाइए ना दिमाग। हाइपर हो रखा है कंडीशन, बॉडी के लिए अब नॉर्मल है, बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है। अगर बॉडी इस कंडीशन को चेंज नहीं किया, हाइपरनाइट्रीमिया अगर हुई है बॉडी में, मान के चलिए आपके अकॉर्डिंग हम छोड़ देते हैं, सर सारा वाटर ये नेफ्रॉन से सारा वाटर ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, सर एडिमा हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा बॉडी में, फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रीलोड आफ्टर लोड बढ़ाना शुरू कर देगा, हार्ट के ऊपर लोड आ जाएगा। सर बहुत सारे कंडीशंस पर कनेक्ट कीजिए ना उससे, एक ही कंडीशन क्यों कनेक्ट कर रहे हैं फिर? सोडियम चैनल ब्लॉकर देते हैं ना डॉक्टर साहब, क्यों देते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर? वो डायरेटिक्स एक्टिविटी के लिए दे रहे हैं। वहां पर हम वो कंडीशन नहीं देख रहे हैं हाइपोनाइट्रीमिया और हाइपरनाइट्रीमिया, वहां पर ये देख रहे हैं कि भैया बीपी बढ़ी हुई है, फ्लूइड का रिटेंशन ज्यादा हुआ है, पानी को बाहर करो बॉडी से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, पहले वाटर को बाहर करो बॉडी से, इसलिए सोडियम वहां पर हम जो भी ड्रग हम देते हैं, इनकेस मान लो सोडियम चैनल ब्लॉकर आप यूज कर रहे हैं कहीं पर भी, या सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड चैनल आप ब्लॉक करो लूप डायरेटिक्स में, वो अलग कंडीशंस है। सर कॉलेज टाइम हो गया, हाँ वो तो मुझे पता है कि अब होने ही वाला होगा कॉलेज टाइम। तो एक पहलू को दूसरे तरीके से भी तो, दूसरे एंगल से भी तो लेकर के जाइए ना। एक ही एंगल से आपने ये पढ़ रखा है कि जहां जहां सोडियम जाएगा वहां वहां पानी जाएगा, ये पढ़ रखा है हमने अच्छे से। लेकिन अगर हाइपर नाइट्रीमिया होगा, अगर ज्यादा सोडियम होगा, तो बॉडी उसको क्यों रखेगी अपने अंदर, उसको बाहर करेगी ना, नाइट्रियोरेसिस होगा ना उस कंडीशन में, नहीं रखेगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो आपका कंसेप्ट था जिनका भी था, ठीक है ना। एसिड बेस बैलेंस बता दो, बिल्कुल वही बता रहे हैं जी, वही करने जा रहे थे। पीएच फॉल बिलो 7 पॉइंट, देखिए याद रखिएगा 7.35 से बिलो है एसिडोसिस, 7.45 से अपर एबव होगा तो सर ऐसे अपना अल्कलोसिस, ठीक है ना। अब आते हैं सर कि बॉडी इसको बैलेंस कैसे करती है, रेगुलेट कैसे करती है। द बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेस कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस एसिड, जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब क्या है भाई? तो सर ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो कैटाबोलिक रिएक्शन हो चाहे वो एनाबोलिक रिएक्शन हो, ये सब क्या कहलाएंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आ जाएंगे। दीज एसिड मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस में जितने भी एसिड बने हैं, जैसे मान लो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बनाएगा? पायरुवेट, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। पायरुविक एसिड आपका लिंक रिएक्शन के बाद क्रैब साइकिल में जाएगा, सिट्रिक एसिड बनेगा, पूरी साइकिल ही आपने पढ़ा होगा फिर। तो सर ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो भी एसिड बनते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है या उसको बैलेंस किया जाता है। नॉर्मली द बॉडी हैज 3 मैकेनिज्म बाय व्हिच इट रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस टू मेंटेन द आर्टेरियल पीएच, दैट इज द 7.35 एंड 7.45, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो सर 3 प्रोसेस है और वो तीनों प्रोसेस अपन कल पढ़ेंगे और टॉपिक को अपन बाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो बॉडी 3 मैकेनिज्म से हमारे अंदर एसिड और बेस बैलेंस को ये करेगा। अब जिनको कोई डाउट समस्या, देखिए हमेशा मैं लास्ट में 5-8 मिनट आपको टाइम देता हूं डाउट के लिए, कभी ऐसा कोई डाउट रहेगा ना तो लास्ट में भी कर लीजिएगा। क्या टॉपिक आज बाइंड अप हो जाता, किसी एक के डाउट के कारण पूरी क्लास ये हो जाती है। अब किन्हीं को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपन आगे करेंगे, ठीक है ना। क्लास लेफ्ट कर सकते हैं आप।
नहीं, नहीं दिया गौरव एग्जाम, है ना, नहीं दिया हूं। रिपीट तो नहीं करूंगा, टॉपिक रिपीट नहीं करूंगा, है ना, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करवाई जाती है ना, इसीलिए। एसिड और बेस पीएच को रेगुलेट करना बॉडी में, उसी को रेगुलेशन कहते हैं, ताकि एसिडोसिस ना हो, यानी एसिडिटी ज्यादा ना हो, एसिडिक पीएच ज्यादा इंक्रीज ना हो, और बेसिक पीएच भी ज्यादा ना हो, इसलिए। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, MEQ का फुल फॉर्म होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। पोटासियम का फंक्शन सोडियम का अगेंस्ट है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। SL क्या है? एल्कलोसिस 7.45 से ज्यादा पीएच हो जाए, ठीक है, ठीक है। प्रोटीनूरिया, यूरिन में प्रोटीन का आना प्रोटीनूरिया कहलाएगा, ठीक है। और पढ़े होंगे यार एसिडोसिस में कीटो एसिडोसिस, डायबिटीज के केस में। इंट्रा में इंटरसेल, एक्स्ट्रा इंटर, एक इंटर होता है और एक इंट्रा होता है ना। अमंग द सेल, अगर हम एक ही सेल की बात करें, सेल के अंदर इंटर सेल, जैसे दो सेल है, लिंक है दोनों के बीच में, तो वहां पर ट्रांसपोर्ट क्या चल रहा है? इंटर सेल, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। इंट्रा यानी सेल के अंदर में, और एक्स्ट्रा यानी सेल के बाहर में, ठीक है ना। इंटर मतलब एक दूसरे से लिंक होना, ठीक है, इंटर का मतलब होता है लिंक होना। हाँ दिनेश बताइए ना, क्या डाउट है, बताइए। हाइपोनेट्रीमिया की वजह से एडीमा होता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सोडियम का कंसंट्रेशन ब्लड में कम होगा तो एडीमा, ऐसा नहीं है कि हो सकता है, ठीक है ना। उसको बैलेंस करेगी नॉर्मल लेवल तक ही, सोडियम को बॉडी रीअब्सॉर्ब करेगी बस, तो ऐसा नहीं है कि वो हो जाएगा। सोडियम ज्यादा रहेगा तब उस केस में हो सकता है फ्लूइड का रिटेंशन ज्यादा हो जाएगा। फिर जहां सोडियम होगा वहां वाटर जाएगा, वहां फ्लूइड जाएगा, और फ्लूइड का रिटेंशन होगा तब एडिमा होगा ना, ठीक है ना। मैग्नीशियम्स का रोल है भाई, कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम, इन सब का रोल है आपके हार्ट पे, है ना। सोडियम कैल्शियम और पोटासियम का मेजर रोल है, बाकी मैग्नीशियम्स का है, क्योंकि न्यूरॉन्स को यही एक्टिवेट करता है। और जब तक न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं होंगे, या न्यूरल फंक्शन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसए नोड के पास पेसमेकर एक्टिविटीज नहीं आएगा, यानी बीटा सिंपैथेटिक एक्टिविटी डेवलप नहीं होगा, तो काम कैसे चलेंगे? वाई सीवियर डिहाइड्रेशन में हाइपोक्लोरीमिया, डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी से वाटर का लॉस्ट होना, और वाटर अकेले तो जाएगा नहीं, पानी किसके साथ जाएगा? सोडियम के साथ जाएगा, क्लोराइड के साथ जाएगा। नेफ्रॉन आपने पढ़ा होगा, डायरेटिक्स में पढ़ा होगा, सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड इनहिबिटर। अब सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड इनहिबिटर का मतलब क्या हुआ कि सोडियम पोटासियम और क्लोराइड को ब्लड में नहीं जाने देंगे। जब ये ब्लड में नहीं जाएगा तो कहां पर रहेगा? नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन पानी के साथ क्या करेगा भाई? इन सबको बाहर कर देगा, तो बॉडी में हाइपो होगा या हाइपर कंडीशन होगा? हाइपो ही होगा ना दोस्त, हाइपो ही होगा ना, ठीक है ना। अब देखिए, अब ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का कंसेप्ट यहां पर अब छोड़ दीजिए, जो ग्लिसरॉल मैनिटोर और लाइसिस फॉरवाइड करते हैं ना, अब वो उतना बड़ा कंसेप्ट मत लेकर के पूरी फार्माकोलॉजी समझाने के लिए, ठीक है ना, कि अब सब पूरा वो नेफ्रॉन्स वाला ही पूरा खत्म कर दो। वो फार्माकोलॉजी क्लास नहीं चल रही है ना ये, है ना। फिर ऑस्मो रेगुलेशन आपको पता है कि क्या होने वाला है आपका। कहानी फिर शुरू होगी वही पीसीटी से, लूप ऑफ फेनल पे पूरी कहानी जाएगी। तो ऑस्मोटिक बैलेंस तो आपने पढ़ा होगा डायरेटिक्स में, और नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छे से, दुनिया के मतलब सबसे बेस्ट फार्माकोलॉजी के टीचर आपके पास है अभिषेक सर, हमने भी सीखा है उनसे।
तो वो समझाए हैं ना सारी चीजों को आपको, ऐसा तो है नहीं। क्या H20 के ही साथ सोडियम, क्या H20 मतलब तन्मय? ये सब आयंस हैं, जिंक हो, कैल्शियम हो, पोटासियम हो, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिए जाते हैं। जिंक कहां पर आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ाया गया होगा। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए मिनरल्स के फॉर्म में। तो जिंक मिनरल्स में आएगा ना, जिंक आएगा, आयरन आएगा, ये सब किस में आएगा? मिनरल्स में आएगा। यहाँ पर तो आयरन भी नहीं दिया है, फिर कहोगे सर आयरन, तो वो मिनरल्स में आते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स में आते हैं ना। बहुत सारे आयंस जो है वो मिनरल्स के फॉर्म में यूज करते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके सब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करें, उनके अलग फंक्शन है वो, है ना। तो अगर यहां पर जिंक नहीं रखा गया है तो वो है ना, वो मिनरल्स में आपने पढ़ा होगा ना, न्यूट्रिएंट्स में आपने डिस्कस किया होगा ना, कि नहीं पढ़ा है आपने? कल पढ़ते हैं दिनेश फिर, है ना, ठीक है। और इतना परेशान मत होइए, आराम से कीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।